टूटते रिश्तों से पारिवारिक मूल्यों का इस कदर क्षरण हुआ है कि अब लोग अपने करीबियों पर दुष्कर्म जैसा आरोप लगाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में ये पॉइंट आउट किया हुआ है कि मौजूदा दौर में यह ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसमें कोई भी शख्स अगर किसी के खिलाफ नाराज होता है, गुस्सा होता है, कुछ मनमुटाव होता है, तो उस पे चूंकि अगर महिला हुई तो वो जो है आसानी से दुष्कर्म का आरोप लगा देती है और आसानी से उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। इसी तरह का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया है। समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? बड़ा खतरनाक ही ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है कि छोटी छोटी जो कहासुनी होती है, परिवार टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, तो उसमें जो एक दूसरे के घने संबंधी हैं, करीबी संबंधी हैं, वो इस तरह का आरोप लगा देते हैं। सर, दिल्ली हाई कोर्ट के गिरीश चंद्र कटपालिया की, जो न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र कटपालिया की ये अदालत थी, एकल पीठ थी, ये सुनवाई कर रही थी। तो इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक विवादों में दुष्कर्म के आरोप एक तरीके से वसूली का एक तरीके से हथियार बन गए हैं, टूल बन गए हैं, और ये खतरनाक ट्रेंड के तौर पर सामने आ रहा है। ये केस क्या था जिसमें इस तरह का ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दिया है? जी, ये पारिवारिक विवाद का तलाक का एक केस था, जिसमें पत्नी ने, महिला ने अपने 2 देवरों पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। और बड़ी बात ये थी कि जो तलाक का केस था वो 2023 में शुरू हुआ। उस दौरान दुष्कर्म या इस जैसी कोई भी बातचीत सामने नहीं आई थी। 2024 में एक नए तरीके के बयान 164 सीआरपीसी के तहत जोड़ करके उसमें दुष्कर्म का आरोप साथ में जोड़ दिया गया। तो अदालत ने साफ साफ देखा कि ये कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है, कहीं ना कहीं इनमें जबरदस्ती की तरीका इसमें इस्तेमाल किया गया। हाँ, जैसे सिंपल सा जैसा बता रहे हो जी, कि 2023 में केस हुआ, फिर 2024 में नए बयान जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है तो जो आरोप लगाने वाला है उसको लगता है कि कुछ और चीजें भी इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, तो उसने उसको इंक्लूड कर दिया। साफ साफ दिख रहा है अगर आरोप लगना था तो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गई थी, फर्स्ट हैंड कंप्लेन गई थी 2023 की, उसी में सारे आरोप लग जाते। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें 1 साल बाद फिर याद आ रहा है कि नहीं इस तरह की भी वारदात हुई थी। बिल्कुल, उसी को अदालत ने कहा कि ये तो केवल इन लॉज के खिलाफ जो है दबाव बनाने की एक प्रक्रिया है। एक तो आप उन पर प्रेशर करना चाहते हो ताकि वो आपकी बात मान लें, दूसरा धन की वसूली अधिक से अधिक करने का प्रयास भी है। अदालत इसमें धन को बहुत प्राथमिकता दे रहा था, क्योंकि कई एक मामलों में इसी तरीके का हुआ कि जब अदालत ने सुनवाई की और उन्हें मध्यस्थ केंद्र में भेजा, तो मैं मध्यस्थता केंद्र से भी एक हमारी जो सीनियर एडवोकेट है, मैं उनसे बात कर रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट की पैनलाइज्ड मीडिएटर है। तो उन्होंने बताया कि 60 से 65% मामले मध्यस्थता केंद्र पे आके सुलझ जाते हैं, और उनमें ज्यादातर में मामले जिसमें दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, मारपीट के लगे हैं, बहुत मतलब गंभीर जहां हीनियस क्राइम के भी आरोप लगे, उन मामलों में भी लोग समझौता करने को राजी हो जाते हैं। बस मुफीद रकम की एक बातचीत रह जाती है कि उनकी मुफीद अगर रकम उन्हें मिल रही है तो वो समझौता करने को राजी हो जाते हैं। हाँ, मतलब जो कंप्लेन किया हुआ है वो देख रहा है कि रिश्ता टूट रहा है। हाँ, अब कुछ बचा है नहीं इसमें, तो हमें लगता है कि जो कोर्ट भी मान रहा है कि उस जो आरोप लगा रहा है, जिस पे आरोप लगा रहा है, उससे से ज्यादा धन ले उस दौरान, रिश्ता टूटने के दौरान, सेटलमेंट के दौरान। यही कुछ कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन, यही कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी यही है कि लगातार प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप उनसे जो है ले सकें। ये एक प्रयास है कि उन्होंने मारा, उन्होंने छेड़खानी की। कई मामलों में 354 के केसेस दर्ज कराए जाते हैं, कई मामलों में तो 376 के ही केस दर्ज है। इसमें कई मामले जो हम लोगों के नोटिस में आते भी हैं, हैरान करने वाले हैं कि मतलब जो आरोप लगा रहा है वो ये नहीं देखता कि किसके खिलाफ आरोप लगा रहा है। वो देवर पे आरोप लगा देगा, वो बुजुर्ग ससुर पे, सास पे आरोप लगा देगा, वो ननद पे आरोप लगा देगा, वो ननद के पति नंदोई पे आरोप लगा देगा, उस बहन के परिवार पे पूरा आरोप लगा देगा। मतलब टोटलिटी में जितने भी रिश्ते हैं सारे के सारे को एक जगह लाके सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ मारपीट, किसी के खिलाफ दुष्कर्म, किसी के खिलाफ प्रताड़ना, किसी के खिलाफ कुछ और तरीके से सबको घेरने की कोशिश करता है जो आरोप लगा रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल की, तो करीब 8 से 10 मामले मेरे खुद के संज्ञान में है, जहां पर कोर्ट ने न केवल एफआईआर रद्द की, जिन पर आरोप लगाए थे उन्हें राहत दी, क्योंकि ये पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए मामले थे। एक बड़ा रोचक मामला साकेत कोर्ट में आया था, जहां पर बहू या उनका नहीं था, 2 भाइयों के बीच का विवाद था। उसमें एक आंटी ने, यानी कि चाची ने, अपने 3 भतीजों पे, जिसमें से 2 नाबालिग भी थे, उन तीनों पर दुष्कर्म के आरोप लगा दिए। उसमें एक युवक को, जो बालिग था, उसे 5 साल तक जेल में रहना पड़ा। 5 साल बाद अदालत ने जब बरी किया तो
बेहद गंभीर टिप्पणियां करते हुए कहा कि इस तरह से बदले की भावना में किसी व्यक्ति को, किसी की छवि को इस तरह से बिगाड़ देना ठीक नहीं, क्योंकि एक बहुत लंबा समय लगता है किसी की छवि बनने में, और आपने सिर्फ एक आरोप से उसे 5 साल तक उसे जेल में कर दिया। तो ऐसा भी मामला सामने आया, न केवल सास बहू वाले रिश्ते या पति पत्नी के विवाद नहीं, आपसी विवाद में भी लोग इसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें बदले की भावना भी आती और इसमें धन भी, कि हम जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी का, चूंकि वो विवाद था तो प्रॉपर्टी विवाद में हम बढ़त हासिल कर सके, तो ये मामला भी सामने आया। कोई और केस है इस तरह का कि जिसमें इस तरह का दिखा हो कि जो जिसके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो बेगुनाह सा है, या कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है और बहुत जघन्य आरोप लगाया हो? एक ऐसा मामला आया था जिसमें डॉक्टर और उनकी प्रेमिका दोनों ही आपसी सहमति से सारी चीजें थी। वहां भी वो करीबी रिश्ते में कई सालों से थे। उन्होंने 2017 की घटना को जोड़ा कि उस समय दुष्कर्म हुआ और तब से लेकर अब तक दुष्कर्म होता रहा। तो अदालत ने महिला के खिलाफ झूठी गवाही का आरोप पाया और उसके खिलाफ जुर्माना लगाया, साथ में उसके खिलाफ क्रॉस FIR करने का निर्देश दिया था। ऐसे मामलों में बहुत रेयर होता है कि जब शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कोर्ट कंप्लेन दर्ज करने के लिए कह दे, FIR दर्ज करने के लिए कह दे। तो ऐसा मामला जो है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की वो बेंच थी, 30 हजारी कोर्ट का, अप्रैल 2025 का ये मामला था। तो कोर्ट ने उसमें उस महिला के खिलाफ भी केस दर्ज करने के लिए कहा। तो अदालतें लगातार देख रही हैं कि ये ट्रेंड सेटल हो रहा है, पारिवारिक विवादों में या करीबी विवादों में दुष्कर्म का आरोप बहुत सरलता से लगाया जा सामान्य सा होता जा रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज वाले मामले में कहा भी है जी कि ये ट्रेंड बन रहा है, और ये ट्रेंड जो बन रहा है वो खतरनाक, मतलब टेंडेंसी की तरफ ले जा रहा है। चिंताजनक ट्रेंड है ये, और अगर इस तरह से ट्रेंड चलेगा तो केंद्र सरकार को इस पर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि झूठी शिकायतें ना आ सकें। उसका हमें लगता है कि तरीका भी हो सकता है कि केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन लाए, संशोधन करे कानून में। हाँ, कानून में संशोधन करे, कोई नई गाइडलाइन है जिसमें इस तरह से दुष्कर्म तक के आरोप को बहुत सामान्य सहजता से लगा दिया जाना, किसी के भी खिलाफ, वो संबंधी है, रक्त संबंधी है, पारिवारिक सदस्य है, करीबी सदस्य है, उसका परिवार का दोस्त है, यार है, किसी के खिलाफ भी किसी को भी लपेट लेना, इस तरह का जो ट्रेंड बनता जा रहा है, इसी में शायद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का सेंटर को कोई एक या तो दिशा निर्देश लाना चाहिए या जो अभी का मौजूदा कानून है उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। अदालत की चिंता एक और है। अदालत की चिंता ये है कि अगर इस तरह का ट्रेंड होगा तो अदालतें सारे केसों को इसी तरीके से देखना शुरू कर देंगे। हाँ, वो सामान्य प्रवृत्ति बन जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में जो वास्तविक पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, उनको न्याय मिलने में देरी होगी, उनको अधिक साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे, बहुत सारी चीजें परेशानी की आएंगी। तो जो संविधान, मतलब कि जो कानून के विशेषज्ञ हैं जो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं, तो मेरी जब बात हो रही तो उन्होंने कहा कि धारा 376 हो या वर्तमान में जो BNS लागू हो गया 64 है उसकी धारा, तो ये वास्तविक पीड़ितों की विश्वसनीयता को कम कर रही है। हाँ, वही ना, अगर जनरल परसेप्शन ये बन जाता है कि ये ट्रेंड ही है जी कि किसी के खिलाफ भी किसी तरह का आरोप लगा देना, तो जो वास्तव में पीड़ित है उसको आइडेंटिफाई कर पाना, वो किस तरह से साक्ष्य जुटाएगा, क्योंकि गंभीर तरीका हो जाएगा, साक्ष्य जुटाने के भी हर्डल कई तरह के हो जाएंगे, फिर उसको इंसाफ मिल पाना जो हकीकत में पीड़ित है वो मुश्किल हो जाएगा। वास्तविक पीड़ितों के लिए जरूर, मतलब ये परेशानी का सबब हो रहा है। अदालत इस पर भी चिंता जता रही, क्योंकि ये नहीं चाहती कि कोई निर्दोष फंस जाए। निर्दोषों को तो, मतलब चाहे वो इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, किसी निर्दोष के ऊपर इस तरह की चीजें ना हो, और अगर कोई पीड़ित है तो उसे न्याय मिले। ये दोनों चीजें अदालत के परिप्रेक्ष्य में होती हैं। तो इस केस में भी जज, जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये वास्तविक पीड़ितों की परेशानी का सबब बनेगा इस तरह के केस। अगर लोग खुद जो है सतर्क नहीं होंगे और इस तरह की घटनाएं अगर वो लगातार कोर्ट में शिकायतें इस तरह की देंगे, तो निश्चित है कि वास्तविक पीड़ितों की जो विश्वसनीयता है वो घट रही है, लगातार घटेगी, और इससे उनको न्याय मिलने में देरी होगी या न्याय ना मिलने की भी संभावना बढ़ेगी। क्या इसमें फैसला क्या रहा कोर्ट का? कोर्ट ने दोनों देवरों के खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी उनको रोक दिया है। बिल्कुल 17 नवंबर की अगली तारीख तय की है। अगली तारीख में शायद वो FIR पेश करने का भी आदेश दे सकते हैं, या फिर आगे भी उन्हें अन्य राहत भी मिल सकती है। फिलहाल में उनके लिए नवंबर तक ट्रायल कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट की जो भी सुनवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है। डेट कब है नवंबर में? 17 नवंबर की डेट अदालत ने दी है। और ये मामला इसलिए बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि जो दो भाई हैं उनसे 2017 से विवाद है, और पति पत्नी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन घर में रह रहे थे लेकिन अलग अलग रह रहे थे।
तो ऐसे में 2017 की घटना को 2024 तक में आकर के जोड़ा गया, तो वो एक लंबा फासला जिसे अदालत ने भी नोटिस किया और पाया कि ये जो है फैब्रिकेटेड है। तो इस केस में जो कोर्ट सुनवाई करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, नवंबर मिड में करेगा। लेकिन ये बहुत चिंताजनक तथ्य है कि कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि इस तरह के छोटे छोटे पारिवारिक विवाद दुष्कर्म तक के आरोप में बदल जाते हैं। किसी पे भी किसी के खिलाफ दुष्कर्म तक का कोई आरोप लगाने से भी नहीं हजकता। इसके लिए केंद्र सरकार को नए सिरे से दिशा निर्देश लाने की जो जरूरत है, उस पर एक्सपर्ट भी अपनी सलाह दे रहे हैं कि इस तरह के जो कानून है, अभी जो मौजूदा कानून है, उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार को कोई नया कानून या डायरेक्शन इस तरह के मामलों के लिए लाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।